सीमांचल की बात भी कर लेते हैं। सीमांचल की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। यहाँ सीमांचल की चर्चा क्यों हुई है? क्योंकि ओवैसी फैक्टर यहाँ साफ साफ नजर आ रहा था। यहाँ ओवैसी लगातार एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे थे। ओवैसी ने महागठबंधन में आने की पूरी कोशिश की थी। आखिरी वक्त तक उन्होंने कहा था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 सीटें चाहिए, आप 6 सीटें दे दीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, महागठबंधन ने एंटरटेन नहीं किया। उसका नतीजा यह है कि मुस्लिम वोट जो है वो बटा है और सीमांचल में जहां जहां ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं वहां अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई है और 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने बढ़त बनाई हुई है। यानी एआईएमआईएम पिछली बार का जो अपना प्रदर्शन है वो दोहराती हुई इस वक्त नजर आ रही है। सीमांचल की 5 सीट ठाकुरगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी और जोकीहाट पर फिलहाल एआईएमआईएम आगे चल रही है। पिछली बार 12 सीट जीतने वाले एनडीए इस बार 18 सीट पर लीड कर रहा है। महागठबंधन केवल 3 सीट किशनगंज, मनिहारी और रानीगंज पर ही हमें नजर आ रहा है। तो सीमांचल में आखिरी वक्त पर मुझे याद है कांग्रेस ने अपने मुस्लिम लीडर्स की पूरी फौज उतार दी थी। यूपी से भी लीडर गए थे, इकरा हसन को उतार दिया गया था वहां पर और इमरान प्रतापगढ़ी ने मोर्चा संभाला हुआ था। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से गए थे और वो बताते थे कि ओवैसी नहीं आप लोगों को ठग रहे हैं। कोई फायदा नहीं हुआ, तो रख ही लेते अपने साथ। नहीं रख सकते ना। वो इस कंफ्यूजन में है कि ओवैसी किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है, किसकी सी टीम है, वो इसी में फंसे रहते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि लगातार इस मैसेज के बाद कि मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए, फिर भी बंटता है। क्यों? क्योंकि जो शब्द हैं ओवैसी जी के, जब वो मुखातिब होते हैं मुसलमानों को, जो वो बोलते हैं क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने उठाने के लिए है क्या, वो लोगों को चुभती है। क्योंकि कांग्रेस ने और आरजेडी ने सिर्फ दरियां उठवाई हैं उनसे। जब वो आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं ना, तो उसमें कन्विक्शन होता है और उस कन्विक्शन के आगे 100 तर्क फेल हो जाते हैं। जब इसीलिए मैं बोलता हूं ओवैसी जी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है और उनका फ्यूचर और भी स्ट्रांग है अगर वो कोई एक ऐसे सेटअप में घुस सके जहां पे अपनी लीडरशिप को वो प्रोजेक्ट कर सकें। अदरवाइज उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, जिस तरह से बातों को रखते हैं, जिस तरह से मुस्लिम्स को कन्विंस करते हैं कि आप बटने नहीं आए हो, अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हो, उसका रिजल्ट देख रहे हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि इंक्रीजिंगली उत्तर प्रदेश वगैरह में भी मेहनत करेंगे। लास्ट मिनट नहीं आए, लास्ट मिनट आए कहा था। मोहर तो तेजस्वी ने लगाई ना, जैसे ही डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का ऐलान हुआ, मुझे याद है कि ट्वीट किया गया एआईएमआईएम की तरफ से कि देखिए हम 18% वाले के दरी बिछाने के लिए, और वो मुस्लिम्स में गया। चर्चा करते थे मुस्लिम्स की हमें क्या समझ रखा है, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ है और अब्दुल बारी सिद्दीकी कहाँ है, ये पूछते थे मुसलमान। बिल्कुल पूछेंगे ना। अब आपने कोशिश की कि भाई अगर एक सेगमेंट का वोट उठाना है ईबीसी का, तो उठा के बंबई से आप नेता को ले आइए, लाके स्टेपल करिए, तो अपने आप वोट पूरा स्टेपल हो जाता। तो ऐसे तो होता नहीं है। और आपने करके एक्सपेरिमेंट देखा, 0 थी पार्टी पहले, 0 रह गई बाद में भी। और आपका पूरा इतना एक्सपेरिमेंट, फीडबैक कहाँ था आपका? आप इतना बड़ा पद, एक डिप्टी सीएम का पद खोल रहे हैं किसी के लिए, और आपने कोई थॉट प्रोसेस नहीं दिया। और ये सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस ने विवश किया तेजस्वी जी को कि इनको डिप्टी सीएम बनाइए, और इसीलिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, इसीलिए कूदे भी पानी में राहुल गांधी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही एक तरीका है निषाद वोट को तोड़ने का। बट ये बड़ा आर्टिफिशियल तरीका है। मैं कह रहा हूं ना, देखिए जब तक आप 3 स्तर नीचे नहीं उतरेंगे राजनीति में, ये ऊपर से करने की कोशिश करेंगे तो आउटकम ऐसे ही होंगे। नहीं, पानी में उतरे लेकिन दोनों का वोट डूब गया ना तो यहाँ कांग्रेस का वोट नजर आ रहा है, ना यहाँ वीआईपी का नजर आ रहा है। पूरी तरीके से फेल हो गए मुकेश सहनी। राहुल जी, क्या ओवर कॉन्फिडेंस डुबा गया मुकेश सहनी को? देखिए, ये बात भी कही जा सकती है मुकेश सहनी को ओवर कॉन्फिडेंस मतलब डुबा गया है, या दूसरी बात ये भी कही जा सकती है कि जब पूरा गठबंधन जो है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाता है तो नेचुरली हर जगह पे रिजेक्शन आपको दिखाई देगा। और अगर जो है पहले वीआईपी जो है वो एनडीए के साथ था, उसने ठीक प्रदर्शन किया था, अब जो है वीआईपी जो है वो महागठबंधन के साथ है, और वहाँ पर महागठबंधन को अगर पूरी तरह से बिहार में जैसे वो साफ दिखाई देता कि रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरह से, तो फिर वो सबके साथ उसी तरह से व्यवहार हो। नहीं, मल्ला वोट बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुआ ना। बिल्कुल सन ऑफ मल्ला कह रहे हैं, तो क्या वो गया नहीं? जनता नहीं बोल रही ना, वो खुद को बोल रहे हैं। जनता को बोलना होगा। नहीं, पर मल्ला क्या एक होमोजीनियस वोट बैंक लेके समझ रहे हैं क्या आप? उसके अंदर में कई सब जातियां हैं भाई, मल्ला है, बिंद है, गंगोता है, इस तरह की कई सब जातियां हैं। और अचानक आप बंबई से, मैं बार बार कह रहा हूं, सुबह 6 बजे से कह रहा हूं कि अगर आप हवाई जहाज को लैंड करा रहे हैं तो हवाई पट्टी तो हो। आप बंबई से आ रहे हैं और अपने आप को सन ऑफ मल्ला कह रहे हैं, और ये तो बड़ा अजीब सा एक कहानी है। सन ऑफ मल्ला कहते ही व्हाट अबाउट बिंद, वो किसके सन है, उनका क्या होगा? आप एक जाति से अपने आप को एसोसिएट कर लीजिए तो सब जातियों का क्या होगा? तो मुझे यही मैजिक है नीतीश जी का कि वो एक नॉन डोमिनेटिंग
कास्ट का जो कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, वो हमेशा ऐसे ईबीसी और कुशवाहा और कुर्मी को रिप्रेजेंट करते रहे, जो कि न्यूमेरिकली इतने कमजोर हैं कि वो असर्ट कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए जो 20-25 साल से इन्होंने इनका शासन चला है नॉन असर्टिव तरीके से, शांत तरीके से, शांत भाव से। कोई इनकी पर्सनालिटी लालू जैसी नहीं है, कोई इनकी पर्सनालिटी मोदी जी जैसी भी नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो है आप ना, अभी दानापुर की बात करी थी, वही मैं देख रहा था। दानापुर में जो है रामकृपाल यादव को 1,19,877 वोट पड़े। दूसरी तरफ रीतलाल यादव को, जो रीतलाल यादव है, उनको जो है 90,744 वोट पड़े। और ये रामकृपाल यादव कभी ना कभी इसीलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि यादव वोट जो है उधर गया नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि यादव वोट जो है वो ऐसा भी नहीं मान सकते कि पूरा बाकी वोट जो है वो मतलब प्लस नहीं कर पाए, प्लस नहीं कर